हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैंगट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और हम फिर से आ चुके हैं क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जी हाँ, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड है जिसका 165। भाई कोड तो इस तरीके से याद हो चुका है मैम, कोड हमको इस तरीके से याद हो चुका है कि क्या बताएं। क्लास 10th जब तक हम दे के अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो जाते हैं मैंगट ब्रेन से पढ़ के, तब तक ये कोड तो हमको ये समझ लीजिए आप कि याद ही रहना है। और कोड क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक सिंगल कोड एक सिंगल सब्जेक्ट का आपका 2 साल चलता है। जी हाँ, कोड 165 क्लास 9th के लिए भी है और क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए भी है। तो क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड 165 चैप्टर नंबर 11 स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क पार्ट 2 बड़े ही धमाकेदार तरीके से लगा हुआ है, चल रहा है, निपटता जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि ये है आपका लास्ट चैप्टर। स्क्रैच प्रोग्रामिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग अब आपके कोर्स में नहीं है। आपकी बुक्स में ये चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 जरूर दिया होगा। जिनके पास अपडेटेड बुक है उसमें नहीं दिया होगा, जिनके पास पुरानी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 12 और 13 दिया हुआ है। लेकिन स्क्रैच प्रोग्रामिंग एंड इंट्रोडक्शन टू पाइथन उन्होंने हटा दिया है। अब आपको पढ़ने हैं सिर्फ 10 एंड 1 11 चैप्टर्स। जी हाँ, और हम बिल्कुल लास्ट चैप्टर पर ही हैं। क्या है हमारा चैप्टर? स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क पार्ट 2 चैप्टर 11। और आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? हम सब जानते हैं चार्ट्स चल रहा है और चार्ट्स की ही सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग अ चार्ट इन ओ कैल्क। भाई कितने टाइप के चार्ट होते हैं ये तो हमने जान लिया। अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं। होता है हमारा एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, नेट चार्ट, स्टॉक चार्ट एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमेशा इन्वेंशन का एंड अपडेशन का अपग्रेडेशन का हमेशा स्कोप रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉलम एंड लाइन चार्ट, नेट चार्ट। भाई ये सारे के सारे चार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ हम पढ़ चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। एक बेसिक चार्ट में क्या होते हैं हमारे बेसिक कंपोनेंट्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो भाई अब बारी आती है कि भाई चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं, ये जान लिया। एक बेसिक चार्ट में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो आपको हर एक चार्ट में मिल जाएंगे वो भी हमने जान लिया। लेकिन भाई ये सारी चीजें पढ़ने का फायदा क्या है जब मुझे यही नहीं पता हो कि एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आप चार्ट क्रिएट कैसे करते हो, कितने टाइप के चार्ट्स हैं, उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इसका कोई मतलब नहीं है अगर आपको कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर एक चार्ट क्रिएट करना ही ना आता हो। भाई जब क्रिएट ही नहीं कर पाओगे तो चाहे बार चार्ट पढ़ लो, चाहे लाइन चार्ट पढ़ लो, चाहे डोनट चार्ट पढ़ लो, कोई फायदा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है अगर क्रिएशन ही नहीं आता है चार्ट का। भाई कैल्क सॉफ्टवेयर खोलते हो, आपके सामने कभी चार्ट खुलता है कैल्क सॉफ्टवेयर में? अनलेस आपने कोई टेम्पलेट चूज किया हो कि भाई पहले से कोई बना बनाया डिजाइन है चार्ट का तो वो आपने चूज कर लिया हो। लेकिन अगर आप एक कैल्क सॉफ्टवेयर खोल रहे हो तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्कशीट ही दिखती है। चार्ट मिलता है? नहीं मिलता ना। तो एक चार्ट को कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर हमको करना पड़ता है क्रिएट। और देखते हैं कि कैसे हम क्रिएट करने वाले हैं अ चार्ट इन कैल्क सॉफ्टवेयर। चलिए आइए। आफ्टर डिस्कसिंग द चार्ट, चाहिए भाई, सही बात है। आफ्टर डिस्कसिंग द चार्ट, its types and various components of charts, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब हमारी बारी आती है एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर चार्ट को क्रिएट करने की। देखिए, आफ्टर डिस्कसिंग द चार्ट, its types and various components of charts, it's time to learn how to create one in OOO-Calc। बिल्कुल सही बात है, सब चीज पढ़ ली चार्ट के बारे में, बस ये नहीं पढ़ा कि क्रिएट कैसे करना है और उसके बिना काम चलना नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नोट, इन OOO-Calc वन कैन सेव अ चार्ट इन एम्बेडेड फॉर्म ओनली। एक बात बिल्कुल ध्यान रखने की है यहाँ पे, क्या है कि एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आप चाहे कितनी भी वर्कबुक्स बना लीजिए, कितनी भी शीट्स डाल लीजिए कैल्क सॉफ्टवेयर में, आप अपने कैल्क सॉफ्टवेयर में एक चार्ट को चाहे वो कोई भी चार्ट हो, बार हो, कॉलम हो, लाइन हो, एरिया हो, डोनट हो, एक्स वाई हो, कोई भी चार्ट हो, कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपका चार्ट होता है वो केवल और केवल एम्बेडेड फॉर्म में ही क्रिएट किया जा सकता है। किस फॉर्मेट में भाई लोग? किस फॉर्मेट में? एम्बेडेड फॉर्मेट में। यही लिखा हुआ है। इन OOO-Calc वन कैन सेव अ चार्ट इन एम्बेडेड फॉर्म ओनली। आप अगर एक चार्ट क्रिएट कर भी देते हो कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर
तब भी वो चार्ट आप सिर्फ और सिर्फ एम्बेडेड फॉर्म में ही सेव कर सकते हो। तो मैम ये एम्बेडेड फॉर्म होता क्या है? आप बोल तो रहे हो कि चार्ट सिर्फ और सिर्फ एम्बेडेड फॉर्म में सेव किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, बट एक्चुअल में ये जो एम्बेडेड फॉर्म होता है ये एक्चुअल में होता क्या है? चलिए देखें। एम्बेडेड चार्ट क्या कहलाता है? एक एम्बेडेड चार्ट, अ चार्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक चार्ट जो आप बनाते हो ना, एक चार्ट जो आप कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते हो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। किसकी तरह? एक ऑब्जेक्ट की तरह। मतलब क्या कि अगर मैं ये बोल दूं चार्ट इज एन, अगर मैं ये बोल दूं कि भाई चार्ट जो होता है ना, हमारा जो चार्ट होता है ना कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, वो एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक चार्ट एक ऑब्जेक्ट है। अब वो चाहे कोई भी चार्ट हो, चाहे कॉलम हो, चाहे बार हो, चाहे लाइन हो, एक्स वाई जेड, 10 में से 10 कोई भी चार्ट हो आपके कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, वो चार्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है मैम, मान ली बात। एम्बेडेड चार्ट, अ चार्ट ऑब्जेक्ट, एक चार्ट हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। चलो अब, अ चार्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ वर्कशीट, आप जब भी एक चार्ट को जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, उस चार्ट ऑब्जेक्ट को जब वर्कशीट पे प्लेस करते हैं, मतलब प्लेस्ड ऑन अ वर्कशीट, मतलब आप उस चार्ट को क्रिएट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ चार्ट। चार्ट कह लीजिए या फिर आप आज से कहेंगे चार्ट ऑब्जेक्ट, सिर्फ चार्ट नहीं, चार्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि चार्ट एक ऑब्जेक्ट है। तो भाई जब भी एक चार्ट ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हो, क्या करते हो? प्लेस करते हो, या सीधी सीधी भाषा में कहो, एक चार्ट ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट करते हो। क्या करते हो? क्रिएट करते हो। किसके ऊपर? वर्कशीट के ऊपर। सेव्ड विद दैट वर्कशीट व्हेन द वर्कबुक इज सेव्ड। क्या होता है? आप जब भी एक चार्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं किसी वर्कशीट में, और वो चार्ट ऑब्जेक्ट किस तरीके से सेव होता है? एक चार्ट ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट किया जाता है एक वर्कशीट पे, जब हम उस वर्कबुक को सेव करते हैं। सिंपल समझ लो भाई, पूरे डिस्कशन का एक ही निष्कर्ष है कि भाई चार्ट को एक ऑब्जेक्ट की तरह मानो, अपने वर्कशीट में उसको क्रिएट कर लो, और अपनी वर्कबुक को जब सेव करते हो, तो जब वर्कबुक को सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली उस वर्कबुक की जिस वर्कशीट पे उस चार्ट ऑब्जेक्ट को बनाया होगा ना, वही चार्ट ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं सेव हो जाएगा। अलग से किसी चार्ट को आपको वर्कबुक के अंदर सेव करने की आवश्यकता ही नहीं कि भाई उसके अलग अलग मेजर्स होते हो, अलग अलग चीजें होती हो, कि भाई वर्कबुक तो अलग सेव होगी और चार्ट को अगर सेव करना है किसी वर्कबुक की वर्कशीट में तो उसको सेव करने का कुछ अलग तरीका होगा। नहीं, एक चार्ट अगर आप बनाते भी हो ना कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो चार्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह बनता है एक वर्कशीट पे, और भाई जिस वर्कबुक की वो वर्कशीट है, उस वर्कबुक को अगर सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली जिस वर्कशीट पे वो चार्ट ऑब्जेक्ट बना है, वो चार्ट ऑब्जेक्ट भी उसी वर्कशीट पे सेव हो जाएगी एज इट इज। बस वर्कबुक को वैसे ही सेव करना है और आपका चार्ट ऑब्जेक्ट भी सेव हो जाएगा। सिर्फ इतना लिखा हुआ है। तभी कहा जाता है कि एक चार्ट हमेशा एक एम्बेडेड फॉर्म में ही स्टोर होता है या फिर सेव होता है, कि मतलब चार्ट को कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अलग से एक्सप्लिसिटली सेव करने की आवश्यकता नहीं है। जिस वर्कबुक में बनाओगे, जिस वर्कबुक की वर्कशीट में बनाओगे, उस वर्कबुक को सेव करोगे, जिस वर्कशीट में चार्ट बना हुआ था वो वर्कशीट सेव होगी, तो ऑटोमेटिकली वो चार्ट ऑब्जेक्ट भी सेव हो जाएगा, इसलिए वो उस वर्कबुक के अंदर है। The chart is inside the workbook, on the worksheet inside a workbook. Hence, the chart is always saved in the embedded form. Embedded का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं embedded का मतलब? अगर आप जानते हैं embedded कीवर्ड का मतलब तो जाइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में और बताइए। और जो बच्चा मुझे सबसे पहले embedded का मतलब बताएगा उसका नाम होगा शाउट आउट। आप सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं कि मैं हर एक कमेंट देखती हूं और रिप्लाई भी करती हूं। आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में ये चीज देख सकते हैं। मैंने बच्चों के कमेंट्स को देखा है, जेन्युइन कमेंट्स को मैंने रिप्लाई बैक भी किया है। तो भाई अगर पता है एम्बेडेड वर्ड का मतलब तो जाइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। और जिनको नहीं पता है भाई, जिनको नहीं पता है तो भाई बता देते हैं, क्या समस्या है? हम लोग किस लिए यहाँ पे? हम लोग आपके लिए ही हैं भाई। एम्बेडेड का मतलब होता है विद इन। क्या मतलब होता है भाई? क्या मतलब होता है एम्बेडेड का? एम्बेडेड किस चिड़िया का नाम है भाई लोग? किस चिड़िया का नाम है? एम्बेडेड का मतलब होता है विद इन, किसी चीज के अंदर कोई चीज, एक चीज के अंदर दूसरी चीज, दैट इज विद इन। तो मतलब कि जो चार्ट सेव होता है वो एम्बेडेड फॉर्म में सेव हो रहा है। मतलब क्या है कि भाई उसको सेव करने के लिए अलग से किसी भी
तिंटाम ट्यून की जरूरत नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर वर्कबुक है, उसमें चार्ट हमने एम्बेड किया, उसको अलग से सेव करना पड़ेगा। नहीं, उस वर्कबुक को सेव कर दो, जिस वर्कबुक की वर्कशीट पे चार्ट बना हुआ है वो ऑटोमेटिकली वैसे ही सेव हो जाएगा, एम्बेडेड फॉर्म में सेव हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर हुआ? तो भाई ये कहलाता है आपका एम्बेडेड चार्ट। अ चार्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ वर्कशीट सेव्ड विद दैट वर्कशीट व्हेन द वर्कबुक इज सेव्ड। चलो अब आ जाओ। अब भाई इसका फायदा क्या है? क्या फायदा है? क्या फायदा है एक वर्कबुक में एक चार्ट ऑब्जेक्ट को सेव करने का? चलिए आइए। बेनिफिशियल व्हेन यू वांट टू व्यू और प्रिंट अ चार्ट विद इट्स सोर्स डेटा। ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों इसके क्या क्या फायदे हैं? क्यों मैं एक चार्ट को एक वर्कबुक में ही सेव कर रही हूं? क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि जब भी मैं ऐसा सेव करूंगी किसी भी चार्ट को, भाई किसी भी वर्कबुक की किसी भी वर्कशीट पे एक चार्ट बना हुआ है, मैं उसको सेव कर रही हूं बाय सेविंग द वर्कबुक, तो उससे होगा क्या? होगा ये कि आप जब भी अब उस वर्कशीट के उस चार्ट का प्रिंट निकालने की कोशिश करोगे ना, क्या करोगे आप? जब भी उस पर्टिकुलर चार्ट को व्यू करने की कोशिश करोगे या उसको प्रिंट करने की कोशिश करोगे, भाई एक वर्कबुक में चार्ट है, एक वर्कबुक की किसी एक वर्कशीट पे चार्ट है, वर्कबुक को सेव किया, चार्ट ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब भाई उस चार्ट को आपको प्रिंट निकालना है या उसे व्यू करना है, तो उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जिस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वो चार्ट हमने बनाया है, तो प्रिंट करते वक्त, व्यू करते वक्त वो डेटा भी सेल्स में हमको दिखेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चार्ट हमने क्रिएट किया है जो उसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चार्ट भी वही हमको दिखेगा। तो मतलब इजी हो जाएगा कि भाई जिस डेटा सीरीज को ये चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डेटा सीरीज सेल वैल्यूज की तरह आपको वही दिखने वाली है व्हाइल प्रिंटिंग और व्यूइंग योर चार्ट ऑन अ वर्कशीट इन अ वर्कबुक, even that is visible, and also the chart which is representing that data series is also visible there and there. Clear? अलग अलग इसको सेव करते तो डेटा सीरीज कहीं होती, चार्ट कहीं होता, और चार्ट को देखने के बाद हमें यह पता करना बहुत मुश्किल हो जाता कि इस डेटा को कौन सा ये जो चार्ट है ये किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे ये चीज क्लियर है कि नहीं। चलिए हाँ जी भाई, तो समझ आया कि क्यों एक चार्ट को हम एक वर्कबुक के अंदर वैसे ही सेव कर रहे हैं। क्योंकि इसका फायदा यह है कि आप जब भी उस चार्ट को आप व्यू करने की कोशिश करोगे या फिर प्रिंट करने की कोशिश करोगे, तो जिस डेटा को वो चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी उसी वर्कशीट पे अवेलेबल है और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वो चार्ट भी वहां पे अवेलेबल है। तो ईजी हो जाएगा उस चार्ट को डिकोड करना और अंडरस्टैंड करना। वहीं अगर मैं उस चार्ट को अलग से कहीं पे सेव करती, वर्कबुक की उस वर्कशीट पे सेव नहीं करती, अलग से एक फाइल बना के मैं सेव कर देती, तो भाई डेटा सीरीज कहीं और लिखी है, सेल की वैल्यूज कहीं और लिखी हैं और चार्ट कहीं और रखा हुआ है। तो उस चार्ट को अगर मैं फिर देखती तो उस चार्ट को डिकोड करना उतना ही मुश्किल होता। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इफ यू सेव द चार्ट ऑब्जेक्ट इन द एम्बेडेड फॉर्म। और इसको बाय डिफॉल्ट इसीलिए किया गया है कि भाई जहां पे डेटा वहीं उसका चार्ट, इजीली तरीके से देख लो और चीजों को समझ लो। तो ये इसका बेनिफिट है। ठीक है भाई, देख लें। बेनिफिशियल व्हेन यू वांट टू व्यू और प्रिंट अ चार्ट विद इट्स सोर्स डेटा। मतलब सोर्स डेटा मतलब वो सेल्स जिनकी वैल्यूज को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं इन फॉर्म ऑफ अ चार्ट, वो सेल्स जिनकी वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ अ चार्ट, वो वैल्यूज, वो सेल की वैल्यूज कहलाती हैं आपका सोर्स डेटा। कौन सी वैल्यूज भाई? कौन सी वैल्यूज? उन सेल्स की वैल्यूज, द सेल वैल्यूज, द सेल वैल्यूज represented in form of a, वो सेल की वैल्यूज जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक चार्ट के रूप में, वो कहलाता है आपका सोर्स डेटा। बताओ भाई ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है भाई? ये बात क्लियर हो गई है भाई? जल्दी बता दो कि भाई सोर्स डेटा क्या है? वो सेल वैल्यूज जिनको आप चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हो वो है आपका सोर्स डेटा। बेनिफिशियल व्हेन यू वांट टू व्यू और प्रिंट अ चार्ट विद सोर्स डेटा और विद अदर इंफॉर्मेशन इन अ वर्कशीट। सिर्फ और सिर्फ सेल का ही डेटा नहीं होगा, सेल में कहीं अगर किसी चार्ट के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमको देनी होगी तो हम उसी वर्कशीट पे भी दे सकते हैं। तो मतलब कहने का सीधा सीधा सिद्धांत ये है, कि भाई ये मेरी वर्कशीट है, ये मेरी एक सिंगल वर्कशीट है। ठीक है मैम, मान लिया ये मेरी एक सिंगल वर्कशीट है और इस सिंगल वर्कशीट के अंदर क्या क्या है? 3 चीजें हैं। क्या है भाई? 3 चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं भाई? देख लो। पहला
दूसरा और तीसरा। आ जाओ। सबसे पहले सेल्स या रेंजेस जिनकी वैल्यूज दी हुई हैं, या वो सेल्स या रेंजेस जिनमें वैल्यूज दी हुई हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो यहीं पे दिए होंगे। ठीक है। फिर सेकंड है चार्ट ऑब्जेक्ट, जिन सेल्स या जिन रेंज की डेटा वैल्यूज से आपने एक चार्ट बनाया है, इन सेल्स या इन रेंज ऑफ सेल्स में जो डेटा वैल्यू स्टोर थी, उन डेटा वैल्यूज को जब मैंने चार्ट में यहाँ पे कन्वर्ट किया तो वो चार्ट यहाँ पे बना होगा। प्लस कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द चार्ट और अबाउट द डेटा वैल्यूज, जो भी डेटा वैल्यूज दी हुई हैं, जो भी चार्ट्स दिए हुए हैं, अगर उनके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप उसी सिंगल वर्कशीट में देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मतलब 3 in 1 का कॉम्बिनेशन है भाई लोग, 3 in 1 का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन है कि वो सेल्स और रेंज भी वही होंगी, उन सेल्स और रेंज के बेसिस पे जो चार्ट हमने बनाया है वो भी वही होगा, और प्लस इस सेल्स या रेंजेस या चार्ट को लेके कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मुझे प्रोवाइड करानी है तो वो भी उसी सिंगल वर्कशीट में होगी। तो एक वर्कशीट ये तीनों चीजें जब साथ में रखता है तो एक यूजर के लिए इस डेटा को एनालाइज करना, डिकोड करना एंड फाइनली एग्जीक्यूट कराना उतना ही ईजी हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ है तो आप सबको भी पता है कि आपको क्या करना है। हमने आपको प्रोवाइड किया है कमेंट सेक्शन, तो भैया जाइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे अगर कोई डाउट हो तो। चलो आओ आगे बढ़ ले। जाने से पहले इतना समझिए कि चार्ट ऑब्जेक्ट, चार्ट को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह हम बुलाएंगे। यहाँ पे जो चार्ट होगा वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। अ चार्ट इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ वर्कशीट। ठीक है, ये अ चार्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड अ वर्कशीट, अ चार्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड अ वर्कशीट along with other data। एम्बेडेड चार्ट क्या कहलाता है? एम्बेडेड चार्ट कहलाता है वो चार्ट ऑब्जेक्ट जो वर्कशीट में अदर डेटा के साथ एम्बेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। क्लियर? चलिए आइए, चलिए तो भाई कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको यहाँ पे देखने की जरूरत है। चलिए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑल्सो ऑफर वन मोर वे ऑफ स्टोरिंग चार्ट्स विच इज चार्ट शीट। मतलब ये है कि भाई हमने यहाँ पे बात की है कैल्क सॉफ्टवेयर की, और कैल्क सॉफ्टवेयर में मैंने आपको क्या बताया? कैल्क सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया है कि भाई कोई भी चार्ट कैल्क सॉफ्टवेयर में अगर स्टोर होना है ना, या कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मुझे कोई भी चार्ट अगर बनाना है, चाहे वो 10 चार्ट्स में से कोई भी चार्ट हो, अ चार्ट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। पहला तो यही है कि भाई एक चार्ट हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। किसके अंदर भाई लोग? किसके अंदर? आपके कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है मैम, बात मान ली हमने आपकी कि भाई कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपका चार्ट है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होता है, और ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होने के साथ यही चार्ट बाबा, यही अपन का चार्ट क्या होता है? एम्बेडेड फॉर्म में ही सेव होता है। ओनली सिर्फ और सिर्फ एम्बेडेड फॉर्मेट में ही ये सेव होगा, किसी अदर फॉर्मेट में ये सेव हो ही नहीं सकता। ये बताया था, यही बताया। तो भाई इस चीज को अच्छे से देख लो, समझ लो और अपने दिमाग में बैठा लो। देख लो भाई, बात कर रहे हैं चार्ट की। किसकी बात चल रही है भाई? किसकी बात चल रही है? बात चल रही है चार्ट की। तो आपका जो ये चार्ट है ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। किसमें? कैल्क सॉफ्टवेयर में। और हमेशा ये आपका एम्बेडेड फॉर्म में ही सेव होगा। किस फॉर्म में सेव होगा भाई? किस फॉर्म में सेव होगा? हमेशा एक एम्बेडेड फॉर्म में सेव होगा आपके कैल्क सॉफ्टवेयर में। और एम्बेडेड फॉर्मेट का मतलब है कि भाई जिस वर्कबुक के जिस वर्कशीट में ये चार्ट बना हुआ है उस वर्कबुक को ही सिंपल सेव कर दो, सेव एज डायलॉग बॉक्स पे जाके, दैट्स इट, और आपका चार्ट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है कि अगर हम कंसिडर करें एक और स्प्रेडशीट प्रोग्राम, क्या कहलाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप सब ने नाम सुना होगा, बहुत ही कम ऐसा बच्चा होगा, या मैं अगर बोलूं आउट ऑफ 100 एक आध ही ऐसा बच्चा होगा, एक आध ही ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम ना सुना हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी होता है एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जैसे कि ओपन ऑफिस सूट का जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो है हमारा कैल्क सॉफ्टवेयर। सिमिलरली एमएस ऑफिस सूट का जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जो आपको स्प्रेडशीट ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है, वो है आपका एक्सेल। कैल्क सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो भैया कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आपका चार्ट या तो ऑब्जेक्ट होगा,
ऑब्जेक्ट होगा और भाई एम्बेडेड फॉर्मेट में ही स्टोर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ। क्या लिखा था भाई, क्या लिखा था? सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मेट में वो सेव हो सकता है। लेकिन बात कर रहे हैं हम यहाँ पे अनदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसका नाम है एक्सेल। एक्सेल में क्या करता है? सॉरी, थोड़ा सा ना गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये बात आप भी जानते हो, बहुत दिन से मुझे गले का प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा बेयर कर लो, क्या समस्या है। आ जाओ भाई। तो भाई एक्सेल सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे थे। एक्सेल सॉफ्टवेयर में आपका चार्ट आप चाहें तो एक वर्कबुक में भी सेव कर सकते हैं, और अगर आप चाहें अपने चार्ट को एक और तरीके से सेव करा सकते हो। कैल्क के अंदर जहां पे चार्ट को आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्कबुक में ही सेव करा सकते हो इन दी एम्बेडेड फॉर्मेट, वेराज एमएस एक्सेल में आप अपने चार्ट को एम्बेडेड फॉर्मेट में तो सेव करा ही सकते हो, उसके अलावा भी आप अपने चार्ट को अलग से भी सेव करा सकते हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर। चलिए देखें, इन एमएस एक्सेल इट ऑल्सो ऑफर्स वन मोर वे ऑफ स्टोरिंग चार्ट्स। भैया कि एक वर्कबुक के अंदर, एक्सेल सॉफ्टवेयर में एक वर्कबुक के अंदर जहां पे चार्ट सेव होता है, उसके अलावा भी आप एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर अपने चार्ट को एक चार्ट शीट के रूप में भी स्टोर करा सकते हो। किस रूप में भाई? किस रूप में? चार्ट शीट के रूप में। तो भाई अगर अब आपसे कोई पूछ लेता है, क्या पूछता है भाई लोग, क्या पूछता है भाई? अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई अगर मैं बात करूं कैल्क सॉफ्टवेयर की और यहां पे मैं बात करूं एमएस एक्सेल की, मैं कैल्क सॉफ्टवेयर की बात करूं या बात करूं एमएस एक्सेल की, तो भाई क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है भाई कि भाई बहुत डिफरेंस है, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। लेकिन उनमें से एक जो मेजर डिफरेंस है दोनों ही सॉफ्टवेयर्स में, वो क्या है? पहली बात तो आपके दोनों ही सॉफ्टवेयर, चाहे आपके एमएस एक्सेल हो या हो आपका ओ कैल्क, दोनों ही सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। बोथ ऑफ देम आर स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस। ये बात हम सब जानते हैं, ये दोनों ही स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। और अगर चार्ट की बात कर लें तो एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आपका चार्ट सिर्फ और सिर्फ एम्बेडेड फॉर्मेट में ही सेव हो सकता है। चार्ट्स आर सेव्ड ओनली इन किस फॉर्मेट में भाई? एम्बेडेड फॉर्मेट। आपका चार्ट सिर्फ और सिर्फ एम्बेडेड फॉर्मेट में ही सेव हो सकता है। ओनली एंड ओनली भाई, ओनली एंड ओनली, दोनों ही, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली एम्बेडेड फॉर्मेट। आप अपने चार्ट को कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एम्बेडेड फॉर्मेट में ही सेव कर सकते हो, मतलब एक वर्कबुक के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं एमएस एक्सेल की, चार्ट्स जो हैं एमएस एक्सेल में वो सेव हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सेव हो सकते हैं। कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। कितने तरीकों से भाई लोग? कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। कौन कौन सा? पहला तो है हमारा एम्बेडेड, जो कैल्क सॉफ्टवेयर में भी आपको देखने को मिल गया, ठीक है मैम। एक है आपका एम्बेडेड फॉर्मेट और एक कौन सा है भाई? एक अगर आपका एम्बेडेड फॉर्मेट है तो नेक्स्ट आपका कौन सा है? नेक्स्ट है आपका चार्ट शीट। क्या है भाई? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका चार्ट शीट। तो मतलब एमएस एक्सेल के अंदर आप किसी भी चार्ट को इन दोनों तरीकों से सेव करा सकते हो। किन किन तरीकों से? एक तो एम्बेडेड फॉर्मेट में भी सेव करा सकते हो और एक चार्ट शीट के रूप में भी सेव करा सकते हो। अब कैसे एक एमएस एक्सेल के अंदर एक चार्ट शीट की तरह सेव होता है, इसकी डिटेल में जाने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कैल्क सॉफ्टवेयर के बारे में। सिर्फ इतना डिफरेंस हमको पता होना चाहिए कि कैल्क के अंदर सिर्फ एक ही तरीका है, बल्कि एमएस एक्सेल में इस चार्ट को सेव कराने के 2 तरीके हैं। क्लियर हुआ? चलिए आइए भाई, क्लियर हो गया? तो भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑल्सो ऑफर वन मोर वे ऑफ स्टोरिंग चार्ट्स विच इज अ चार्ट शीट। तो भाई चार्ट शीट होता क्या है, चलिए जान लेते हैं। अ चार्ट शीट इज अ शीट इन अ वर्कबुक दैट कंटेन्स ओनली एंड ओनली अ चार्ट। ओके, मतलब एक वर्कबुक
उसका एक ऐसा वर्कशीट जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट देखने को मिलेगा। कैल्क सॉफ्टवेयर में मैंने आपको क्या बताया था, कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, कैल्क सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो हमारा कैल्क सॉफ्टवेयर होता है, ये जो हमारा कैल्क सॉफ्टवेयर होता है वो क्या क्या कंटेन करता है। एक कैल्क सॉफ्टवेयर में जो वर्कशीट होगी, एक कैल्क सॉफ्टवेयर की जो वर्कशीट होगी, ठीक है, ये एक सिंपल कैल्क सॉफ्टवेयर है ये मेरा एक सिंपल कैल्क सॉफ्टवेयर है और ये मेरा एक सिंपल एक्सेल है, ठीक है मैम। अब इस कैल्क में ना जो वर्कशीट है, जो ये वर्कशीट है, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई मैदान में आ जाओ, ये जो वर्कशीट है और एक्सेल में जो ये वर्कशीट है आइए, एक्सेल में एक वर्कशीट है भैया, दोनों ही स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं, दोनों एक एक वर्कशीट रखेंगे, ठीक है भाई। आ जाओ, ये है इसकी वर्कशीट 1 और ये है वर्कशीट 2, किसके अंदर, एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर। आ जाओ, तो भाई वर्कशीट 1 इनसाइड द कैल्क सॉफ्टवेयर, वर्कशीट 1 इनसाइड द कैल्क सॉफ्टवेयर एंड वर्कशीट 2 इनसाइड द एक्सेल सॉफ्टवेयर, ठीक है मैम। बात समझ आ गई, आ गई बात समझ। तो भाई इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आप डेटा को भी, मतलब जो सोर्स डेटा है, जिस डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है चार्ट में, उसको भी, जो फॉर्मुलेटेड चार्ट है उसको भी, और किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी, इन तीनों ही चीजों को एक सेम वर्कशीट पर रखते हैं। क्या करते हैं, आप डेटा को, डेटा कह लीजिए या कह सकते हैं आप, डेटा कह लीजिए या कह सकते हैं आप सोर्स डेटा, आप सोर्स डेटा को, चार्ट को और एडिशनल इंफॉर्मेशन को, तीनों ही चीजों को, इन तीनों ही चीजों को आप एक ही जगह रखते हो। कहां रखते हो, एक ही वर्कशीट में रखते हो भाई। किस में रखते हो, एक ही वर्कशीट में रखते हो। तो ये काम ना आप एक्सेल में भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ये काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, ये काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। यही सेम चीज आपकी एक्सेल में भी एप्लीकेबल है, ऑल्सो एप्लीकेबल, एक्सेल में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ प्लस एक और कॉन्सेप्ट आता है एक्सेल के अंदर जिसको हम बोलते हैं चार्ट शीट। क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम बोलते हैं चार्ट शीट। चार्ट शीट क्या बोलती है, एक ऐसी एक्सेल की वर्कशीट, एक ऐसी एक्सेल की वर्कशीट, एक ऐसी एक्सेल की वर्कशीट, या तो ये होगा स्लैश लगा दिया है मैंने, या फिर एक ऐसी एक्सेल की वर्कशीट दैट कंटेन्स ओनली चार्ट, जो सिर्फ और सिर्फ चार्ट रखेगी, सिर्फ चार्ट रखेगी, ओनली चार्ट। एक ऐसी वर्कशीट एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ चार्ट को रखती है, ना ही वो सोर्स डेटा रखेगी, ना ही वो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रखेगी, सिर्फ चार्ट रहेगा उस एंटायर वर्कशीट पे, तो वो कहलाता है एक चार्ट शीट एक्सेल के अंदर। क्लियर हुआ। अब ये है आपका एक चार्ट शीट। भाई ये चीज तो अब एप्लीकेबल है ही है कि आप एक्सेल के अंदर सोर्स डेटा भी वही है, चार्ट भी वही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी वही है, ये हो सकता है एक्सेल के अंदर, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर, वर्कबुक के अंदर एक ऐसी शीट हो जहां पे सिर्फ चार्ट हो, ना ही उसका सोर्स डेटा हो, ना ही कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ऐसा सेविंग कहलाता है एक्सेल के अंदर एक चार्ट शीट। क्लियर हुआ। चलिए जाइए कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी डाउट है तो भाई, क्योंकि डाउट नहीं रखना है। देख लीजिए जल्दी से, अ शीट इन अ वर्कबुक, अ शीट इन अ वर्कबुक दैट कंटेन्स ओनली एंड ओनली अ चार्ट। एक ऐसा वर्कशीट, एक ऐसा वर्कशीट एक वर्कबुक के अंदर, एक ऐसा वर्कशीट एक वर्कबुक के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ भैया ओनली एंड ओनली जहां लग जाता है, ओनली एंड ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या रखता है अपने साथ, चार्ट, वो कहलाता है एक चार्ट शीट। क्लियर हुआ। चलिए भाई बताइए जल्दी से, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आ जाओ। अब इस चार्ट शीट का बेनिफिट क्या है, एमएस एक्सेल के अंदर इस चार्ट शीट का क्या बेनिफिट होता है। चलिए, अ चार्ट शीट इज बेनिफिशियल व्हेन यू वांट टू व्यू अ चार्ट सेपरेटली फ्रॉम वर्कबुक डेटा। जब आप किसी भी एक डेटा पे बेस्ड जो चार्ट क्रिएट किया गया है, जब आप सिर्फ और सिर्फ उस चार्ट को ही देखना चाहते हो, देयर कैन बी सिनेरियोज, देयर कैन बी सर्कमस्टांसेस जहां पे हम सोर्स डेटा नहीं देखना चाहते, हम उसका रिजल्टेंट चार्ट ही देखना चाहते हैं। बहुत से सिनेरियोज हैं, बहुत से कंडीशंस हैं कि भाई कौन सोर्स डेटा को देखेगा, वो तो सही है जो है, मैं तो बस उसको चार्ट फॉर्मेट में देखना चाहती हूँ, मैं अगल बगल इतना ज्यादा हौच पौच नहीं चाहती कि भैया सोर्स डेटा भी वहीं पे मौजूद है, उसका उससे रिप्रेजेंटेड जो चार्ट है वो भी वहीं पे मौजूद है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो भैया वो भी वहीं पे मौजूद है। इतना हौच पौच मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखना है, दैट्स इट।
तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में, ऐसे सिनारियोज में, ऐसी सिचुएशंस में हम यूज करते हैं चार्ट शीट का, जो कि आप एक्सेल में यूज कर सकते हो। कैल्क सॉफ्टवेयर में ये अलाउड नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए आइए आ जाओ। एक नोट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, openoffice.org कैल्क, अ चार्ट इज स्टोर्ड इन एम्बेडेड फॉर्म ओनली। भाई देख लो ध्यान से, इस चीज को इतनी अच्छी तरीके से देखना है भाई, इतनी अच्छी तरीके से, मतलब इसको बिल्कुल जहन में उतार लो कि कोई भी पूछ लेना कि एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो चार्ट आप डालते हो वो किस फॉर्मेट में सेव होता है। सिर्फ बोलना कि भाई एम्बेडेड फॉर्मेट में सेव होगा, तो भाई इससे एसोसिएटेड एक क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बना है भाई? आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता है ये धमाकेदार क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बना है कि भाई कैल्क के अंदर, इन कैल्क, एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो चार्ट होता है, एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो चार्ट होता है वो किस तरीके से स्टोर होता है, जो चार्ट होता है वो किस तरीके से स्टोर या फिर किस तरीके से सेव होता है, या फिर किस तरीके से सेव होता है। भाई कोई भी पूछ ले, भाई कोई भी पूछ ले, ऑप्शंस दे दिए जाएं आपको, तो भैया जल्दी से आप भी आंसर्स दे दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई। किस तरीके से होता है? एक चार्ट शीट के फॉर्म में, ये एक चार्ट शीट के फॉर्म में स्टोर होता है, सेव होता है, या फिर ये एक और सिर्फ सिर्फ एम्बेडेड फॉर्म में ही सेव होता है। आपको आंसर देना है, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। भाई जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर दे दो भाई राव, बिल्कुल जल्दी से करेक्ट आंसर चाहिए मुझे। इज इट ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी? कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आपका चार्ट किस तरीके से सेव होगा, चार्ट शीट में या एम्बेडेड फॉर्म में? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? वेटिंग फॉर योर कमेंट, जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए, और बताते ही ये भी पढ़ते जाइए कि भाई कैल्क के अंदर आपका चार्ट सिर्फ और सिर्फ स्टोर होता है एम्बेडेड फॉर्म में। दैट इज अ चार्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑन शीट, मतलब एक चार्ट कैल्क की एक वर्कशीट पे एक ऑब्जेक्ट ही तो है, तभी तो एम्बेडेड फॉर्म में स्टोर हो रहा है। उसकी अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे एक्सेल के अंदर एक चार्ट की आइडेंटिटी थी कि एक सिंगल शीट, एक सिंगल चार्ट को डेडिकेट हो पा रहा था, लेकिन कैल्क के अंदर उस चार्ट को कोई यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इट विल ओनली बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ शीट एंड इट कैन नॉट बी अ शीट ऑफ इट्स ओन। खुद का एक ऐसा शीट क्रिएट करना जिसपे सिर्फ और सिर्फ चार्ट बना हो, कैल्क के अंदर अलाउड नहीं है। क्लियर हुआ? तो भाई यहां से एक्सेल और कैल्क के बीच का बहुत ही मेजर डिफरेंस हमको यहां पे क्लियर हो चुका है चार्ट्स के रिलेटिव में। क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे बढ़ लें। टू क्रिएट अ चार्ट, अब भाई आ चुके हैं बेसिक थिंग पे कि भाई हम अब बात कर ली बहुत सारी कि कितने टाइप्स के चार्ट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और कैसे एक पर्टिकुलर वर्कशीट में या एक पर्टिकुलर कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आपका चार्ट किस तरीके से सेव हो सकता है, और कैसे ये डिफरेंट है वाई सेविंग द चार्ट इन द एक्सेल सॉफ्टवेयर। ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो भाई अब आ जाते हैं मेन थिंग पे, एंड दैट इज टू क्रिएट अ चार्ट। अब भाई एक पर्टिकुलर कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, एक पर्टिकुलर कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आप चार्ट को क्रिएट कैसे करते हो? एक पर्टिकुलर चार्ट को क्रिएट करने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं कुछ स्टेप्स, और देखते हैं क्या है वो स्टेप्स। सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स दैट कंटेन द सोर्स डेटा फॉर द चार्ट। बिल्कुल सही बात है, जिस पर्टिकुलर सेल्स के डेटा का हमें चार्ट बनाना है, जिन सेल्स के डेटा का मुझे चार्ट बनाना है, उनको आप सबसे पहले सिलेक्ट करो। भाई अगर चार्ट की भी बात ना करो, हमने क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ा है। भाई क्लास 10 निकल जाता है, क्योंकि क्लास 10 भी चलती है साथ में, 10 जैसे ही आता है क्लास निकल जाती है, ये बात बिल्कुल है। तो भाई क्या बात कर रहे थे हम? बात कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट की अगर हम बात ना करें, किसी अदर फॉर्मेटिंग की भी हम बात करें जो हम प्रीवियसली पढ़ के आए हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमने कितने एक्साइटिंग जो फीचर्स हैं वो देखे हैं एक कैल्क सॉफ्टवेयर के। तो किसी भी चीज को करने से पहले, चाहे वो फॉर्मेटिंग हो या आपका एडिटिंग हो, डिलीशन हो, एडिटिंग हो, इंसर्शन हो, कुछ भी हो, सबसे पहले तो भाई जिस पे काम करना है, चाहे वो कोई भी काम हो, उस पर्टिकुलर सेल को या रेंज ऑफ सेल्स को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले सिलेक्ट कर लो भाई, सिलेक्ट कर लो उस रेंज को और उन सेल्स को जिनमें स्टोर्ड डेटा वैल्यू को मैं एक चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कराना चाहती हूं। तो उन सेल्स को आप पहले सिलेक्ट करोगे, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, इन सारे के सारे सेल्स को मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इफ यू वांट द कॉलम एंड रो लेबल्स टू अपीयर इन द चार्ट, इंक्लूड द सेल्स कंटेनिंग देम इन द सिलेक्शन। अगर आप चाहते हो, क्या चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि आप जिस पर्टिकुलर कॉलम का जो लेबल है
ये जो लेबल है और ये जो लेबल है, आप इन लेबल्स को भी अगर इंक्लूड कराना चाहते हो अपने चार्ट के अंदर तो आप इनको भी सिलेक्ट करोगे। आप क्या करोगे, आप इनको भी सिलेक्ट करोगे। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये जो आपका चार्ट बने ना, ये जो आपका चार्ट बन रहा है, उस चार्ट में ये सेल्समैन भी आए और उस चार्ट में ये सेल्स भी आए, इन दोनों ही लेबल्स को अगर आप इंक्लूड कराना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इनको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू सिलेक्ट A1 एंड B1 ऑल्सो। क्या करना होगा भाई, क्या करना होगा कि भाई अगर आप इन लेबल्स को भी इंक्लूड कराना चाहते हो एज योर चार्ट वैल्यू तो उसके लिए आपको इन A1 और B1 को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। A1 सेल एंड B1 सेल को यही लिखा हुआ है। इफ यू वांट द कॉलम एंड द रो लेबल्स टू अपीयर इन द चार्ट, अगर आप सेल्समैन और सेल्स को भी इंक्लूड कराना चाहते हो अपने चार्ट में एज अ वैलिड डेटा लेबल तो उसके लिए आप क्या करोगे, इनको सेलेक्ट करोगे। इंक्लूड द सेल्स कंटेनिंग देम इन द सिलेक्शन, मतलब A1 सेल और B1 सेल को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। सिर्फ और सिर्फ इसको ही सिलेक्ट नहीं करोगे। देखो अभी करंटली किसको सिलेक्ट करके रखा है हमने, अभी सिर्फ हमने इन सेल्स को सिलेक्ट करके रखा है। लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं इसको भी रिप्रेजेंट करूं और इसको भी रिप्रेजेंट करूं, तो क्या होगा, अब ये जो सिलेक्शन है ये अब मेरा अपग्रेड हो जाएगा। क्या होगा, अब मेरा जो सिलेक्शन है, अब मेरा जो ये सिलेक्शन होगा वो कहां से कहां तक होगा भाई, वो यहां से यहां तक होगा। क्लियर हो गया भाई लोग, क्लियर हो गया भाई? बताओ जल्दी से, कॉमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ भाई। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, चार्ट को अच्छे से धुन देना है। जब टाइप समझ लिया, कॉम्पोनेंट समझ लिए तो भाई क्रिएशन कितनी बड़ी बात है। क्रिएशन कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लो कि मैम कैसे बनाएंगे, क्या होगा। भाई सबसे पहले तो सेलेक्ट करो, सेलेक्ट तो करो पहले, फिर धीरे धीरे पढ़ते हैं इस चीज़ में आगे, डोंट वरी। आओ भाई, तो भाई क्या किया हमने, सेलेक्ट कर लिया जिन जिन सेल्स का हमें डेटा चाहिए था। अब आ जाओ स्टेप 2 पे। नाउ क्लिक द चार्ट आइकॉन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार। भाई ना ही किसी मेन्यू आइटम पे जाना है, इतना बड़ा प्रोसेस हमें लेना ही नहीं है। सीधे जाओ अपने स्टैंडर्ड टूल बार पे। कैट सॉफ्टवेयर के अंदर उन सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद जिसके डेटा को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो चार्ट में, उन पर्टिकुलर सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे अपने स्टैंडर्ड टूल बार पे और स्टैंडर्ड टूल बार पे ये कुछ आइकॉन दिख रहा होगा, ऐसा कॉलम चार्ट बने होंगे, कुछ ऐसा आइकॉन होगा जहां पे कॉलम चार्ट्स बने होंगे और ये है आपका चार्ट आइकॉन। इस आइकॉन को आप क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया चार्ट आइकॉन को, ठीक है मैम, स्टैंडर्ड टूल बार पे गए, चार्ट आइकॉन को क्लिक कर दिया। आ जाओ भाई, चलो तो भाई सेलेक्ट कर लिया उन सेल्स को जिनकी डेटा वैल्यूज को चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। अगर लेबल्स को भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो उन सेल्स को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और जाइए स्टैंडर्ड टूल बार पे और चार्ट आइकॉन को क्लिक कीजिए। आइए स्टेप 3, चार्ट टाइप। मतलब कि भाई जैसे ही चार्ट आइकॉन को सिलेक्ट करते हो ना, जैसे ही सिलेक्ट करते हो, उस चार्ट आइकॉन को सिलेक्ट करने के पास आपके बाद आपके पास आते हैं बहुत सारे चार्ट ऑप्शंस। क्या कहा था, बहुत टाइप के चार्ट्स होते हैं। तो भाई सिंपल अगर एक चार्ट आइकॉन को स्टैंडर्ड टूल बार पे आप सेलेक्ट करते हो तो उस चार्ट आइकॉन को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने खुल के आते हैं मल्टीपल चार्ट ऑप्शंस और उन चार्ट ऑप्शंस में से अब आपको सिलेक्ट करना पड़ता है द डिजायर्ड चार्ट दैट यू वांट। देखिए चार्ट टाइप स्टेप 1 ऑफ चार्ट विजार्ड, मतलब कि आपके सामने खुल के आएगा एक चार्ट विजार्ड। क्या खुल के आएगा भाई लोग, आपके सामने खुल के आएगा एक चार्ट विजार्ड। देखेंगे कैसा है, ये है आपका एक चार्ट विजार्ड। जैसे ही चार्ट आइकॉन पे क्लिक किया स्टैंडर्ड टूल बार पे, आपके सामने खुल के आएगा एक चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स। देख सकते हो भाई, देखो इसको ध्यान से, बड़े गौर से देखने की जरूरत है भाई। एक आपके सामने खुल के आएगा एक चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स। इस चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स को बड़े ध्यान से देखो, कितना बड़ा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है आपको चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स। आओ भाई, अब देखो सबसे पहले इस चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्टेप्स। क्या देखने को मिलेगा, स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है चार्ट टाइप, मतलब किस टाइप का चार्ट आप बनाना चाहते हो, अपने सिलेक्टेड सेल्स की वैल्यूज को इनमें से किस टाइप के चार्ट पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो। देख लो भाई, कॉलम दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई, नेट, स्टॉक, कॉलम, लाइन। तो भाई यहाँ पे मिसिंग क्या है बताओ, चलिए बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर भी एक मिसिंग है, कॉलम, बार, पाई, एरिया। कौन सा मिसिंग है भाई, कौन सा मिसिंग है, हाँ यहाँ पे मिसिंग है डोनट। कौन सा मिसिंग है भाई, यहाँ पे डोनट चार्ट मिसिंग है भाई।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई चार्ट टाइप पे आए और चार्ट टाइप पे आने के बाद आपको मिले हैं मल्टीपल चार्ट ऑप्शंस। उन मल्टीपल चार्ट ऑप्शंस में यू हैव टू सिलेक्ट द चार्ट ऑफ योर चॉइस। सपोज करो हमने यहाँ पे कौन सा चूज किया हुआ है, हमने चूज किया हुआ है यहाँ पे कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट को चूज करने के बाद भी मुझे मिलते हैं बहुत सारे कॉलम चार्ट ऑप्शंस। ये है आपका नॉर्मल, फिर आता है आपका स्टैक्ड। स्टैक्ड में भी आते हैं आपकी बहुत सारी कैटेगरीज। ये देखिए, ये नॉर्मल स्टैक्ड है, ये थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रावर्जन स्टैक्ड है। देख लो भाई, कॉलम चार्ट को हमने यहाँ पे चूज किया, हमारे सामने खुल के आएंगे वेरिएशंस इन कॉलम चार्ट। सबसे पहला नॉर्मल कॉलम चार्ट, सेकंड आएगा आपके पास आपका स्टैक्ड कॉलम चार्ट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसमें डिफरेंस आ रहा है। 3D लुक, अगर आप एक 3D चार्ट चाहते हो, पढ़ा था कि एक नॉर्मल से कॉलम चार्ट को, एक नॉर्मल सा दिखने वाला कॉलम चार्ट, चाहे वो स्टैक्ड हो या फिर अनस्टैक्ड हो, डजंट मैटर, एक नॉर्मल से दिखने वाले कॉलम चार्ट को भी आप एक 3D लुक दे सकते हो बाय चूजिंग और बाय चेकिंग ऑन दिस 3D लुक ऑप्शन। जो चेक बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, इसको चेक कर लीजिए और आपका एक नॉर्मल से दिखने वाला कॉलम चार्ट एक 3D चार्ट की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। भाई देखो 3D लुक कैसा, 3D भी आपको कैसा चाहिए, सिंपल और भी ज्यादा अच्छा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं 3D में भी, तो वो भी आप यहां से चूज कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस ड्रॉप डाउन ऑप्शन। इस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए शेप पे आइए, अब किस पे आएंगे, शेप पे। और ये सारी चीजें पता है आप कब कर पाओगे, ये सारी चीजें कब कर पाओगे, जब आप 3D लुक पे यहाँ पे प्रेस करोगे। आ जाओ, शेप कैसा चाहिए आपको, शेप आपको चाहिए सिंपल, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, कैसा शेप चाहते हो अपने चार्ट के अंदर। मतलब देख रहे हो कि एक सिंपल कॉलम चार्ट भी आप ऐसे नहीं बना सकते, उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कितना वेरिएशन है। तो भाई जल्दी से देखिए इस कॉलम चार्ट को, इस पूरे चार्ट विजार्ड को देखिए और बताइए कि आपको इसमें से ये सारी चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। बाकी जो चीजें हमारी यहाँ पे रह गई हैं वो समझाने के लिए मैं हूं ना यहाँ पे, डोंट वरी। देखिए जल्दी से इस चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स को। हाँ जी भाई, तो चार्ट विजार्ड जो हमारा डायलॉग बॉक्स था जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर छोड़ के गई थी, वो क्लियर हो गया भाई कि नहीं हुआ। तो भाई चार्ट विजार्ड में हम बात कर रहे थे चार्ट टाइप की। यहाँ पे बहुत सारे चार्ट टाइप्स दिए हुए हैं, आप किसी भी चार्ट टाइप को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और चूज ही नहीं, आप इसमें अलग अलग वेरिएशंस में भी चूज कर सकते हैं द राइट वेरिएशन विच यू वांट। अगर हम बात करें कॉलम चार्ट की, देख लीजिए यहाँ पे कॉलम चार्ट की वेरिएशंस दिए हुए हैं। चार्ट टाइप पे गए, कॉलम को चूज किया और कॉलम में भी आप नॉर्मल कॉलम चार्ट भी बना सकते हैं एज वेल एज आप स्टैक्ड कॉलम चार्ट भी बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो 3D कॉलम चार्ट भी बना सकते हो भाई। और 3D के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे, बहुत सारे 3D ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ आप सेट कर सकते हैं शेप भी अपने रिस्पेक्टिव कॉलम चार्ट का। क्या क्या शेप हो सकता है भाई, देख लीजिए यहाँ पे क्या चूज है भाई। ये अभी हमारा चूज है नॉर्मल शेप। इसके अलावा आप इसी कॉलम चार्ट को सिलेंडर के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी कॉलम चार्ट को आप कोन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एज वेल एज इस नॉर्मल कॉलम चार्ट को आप एक पिरामिड के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिलेक्ट चार्ट टाइप फ्रॉम हियर। आगे बात समझ। और भैया इन सब चीजों को सिलेक्ट करने के बाद प्रेस कीजिए ओके और आप क्रिएट कर सकते हैं अपने सिलेक्टेड सेल्स की डेटा वैल्यूज पे एक कॉलम चार्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बता दीजिए भाई। चलो भाई जल्दी से बताओ। हाँ जी भाई, तो देख लिया इस चीज को अच्छे से। चार्ट विजार्ड का चार्ट टाइप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो भाई मैम अगर यहाँ पे चार्ट टाइप आपने चूज किया, अगर यहाँ पे चार्ट टाइप आपने चूज किया, तो चार्ट टाइप चूज करने के बाद अगर ये चार्ट टाइप है तो ये क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे जो वेरिएशंस आपको किसी एक स्पेसिफिक चार्ट में मिलते हैं ये कहलाते हैं उस चार्ट के सब टाइप्स। क्या कहलाते हैं भाई, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके चूजन चार्ट के सब टाइप्स। ये हैं आपके चोजन चार्ट के सब टाइप्स। मतलब कि आपने चार्ट चूज किया है कॉलम, अब वो कॉलम चार्ट आप एक नॉर्मल कॉलम चार्ट के रूप में भी बना सकते हो, आप इसको एक स्टैक्ड चार्ट के रूप में भी बना सकते हो। तो ये क्या है, ये है आपके वेरिएशंस इन अ सर्टेन टाइप ऑफ चार्ट। और ये वेरिएशंस, यही वेरिएशंस किसी एक चार्ट के कहलाते हैं सब टाइप। क्या कहलाते हैं भाई, क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं आपके सब टाइप। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो चुकी है। क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चार्ट विजार्ड का एक ही सेक्शन बताने वाली हूं, दैट इज द चार्ट टाइप। डेटा रेंज और डेटा सीरीज हम नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं और कैप्चर करने वाले हैं भाई। चलो भाई ये चीज समझ आया,
ये चीज समझ आ गया? तो भाई सबसे पहला जो आपको चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में देखने को मिलेगा, चूज करने को मिलेगा, दैट इज द चार्ट टाइप। एक बार फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। चार्ट विजार्ड में जाइए। नाउ द चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स पॉप्स अप। मतलब कि करना क्या है, स्टेप्स क्या है भाई लोग, स्टेप्स क्या है? तो स्टेप्स क्या है भाई? स्टेप्स ये है भाई कि पहले तो आप सिलेक्ट करेंगे, पहले तो आप सिलेक्ट करेंगे किसको, किसको सिलेक्ट करने वाले हो भाई? पूरी थ्योरी भूल जाओ, जो भी मैंने अभी तक बताया थ्योरी में जितना भी लिखा हुआ है वो भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ इस फ्लो चार्ट पे ध्यान देना है आपको, बस सिर्फ ये फ्लो चार्ट आपको ध्यान रखना है। सेलेक्ट कीजिए रेंज ऑफ सेल्स को। किसको सेलेक्ट करना है? रेंज को सेलेक्ट कीजिए। जिन सेल्स की वैल्यू के ऊपर, जिन सेल्स की वैल्यू के ऊपर आप एक चार्ट बनाना चाहते हो, जिन सेल्स की वैल्यूज को आप एक चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उन रेंजेस को, उन सेल्स को आप यहां पे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद भाई, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे? आप जाएंगे अपने स्टैंडर्ड टूल बार पे। किस पे जाएंगे? गो टू स्टैंडर्ड टूल बार। आप जाइए अपने स्टैंडर्ड टूल बार पे, कैल्क सॉफ्टवेयर में जो स्टैंडर्ड टूल बार है वहां पे जाइए और इस स्टैंडर्ड टूल बार में क्या करोगे? चूज करोगे। क्या करोगे? चूज करोगे। किसको भाई? किसको चूज करने वाले हो? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। आपने अभी पढ़ा है कि भाई स्टैंडर्ड टूल बार पर जाके आप क्या चूज करते हैं? बताइए जल्दी से। हाँ जी भाई, हम चूज करते हैं चार्ट आइकॉन। भाई बहुत अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट हो गए भाई, बच्चे हमारे इंटेलिजेंट हो गए कि भैया सिलेक्ट किया रेंज और सेल्स को, फिर गई मैं स्टैंडर्ड टूल बार पे और स्टैंडर्ड टूल बार पे जाने के बाद हमने चार्ट आइकॉन को चूज किया है, सिलेक्ट किया है। चलिए आइए, चूज किया हमने चार्ट आइकॉन को और भाई चार्ट आइकॉन को चूज करने के बाद, चार्ट आइकॉन को चूज करने के बाद आपने क्या किया? क्या किया भाई? क्या किया? आपके सामने खुल के आएगा आपके सामने खुल के आएगा चार्ट्स विजार्ड डायलॉग बॉक्स। कौन सा डायलॉग बॉक्स भाई? कौन सा डायलॉग बॉक्स भाई? चार्ट विजार्ड नाम का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल चुका है भाई। आपके सामने एक चार्ट विजार्ड नाम का डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। उसमें आप सिलेक्ट करेंगे, उसमें आप सिलेक्ट करने वाले हो किसको भाई? उसमें आप सेलेक्ट करने वाले हो चार्ट टाइप कि भाई सेल्स तो चूज कर लिए, सेल्स तो चूज कर लिए जिनकी डेटा वैल्यू को चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। स्टैंडर्ड टूल बार पर जाके चार्ट आइकॉन को भी चूज कर लिया और भाई चार्ट आइकॉन को चूज करने के बाद आप सबके सामने चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स भी खुल के आ गया। लेकिन उस चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले जिस कैटेगरी से आप डील करने वाले हैं दैट इज द चार्ट टाइप कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी भाई? कौन सी कैटेगरी? चार्ट टाइप कैटेगरी। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? आइए भाई देखिए इस चीज को, देखो भाई इस चीज को। हाँ जी भाई, इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन एंड ईच वन ऑफ यू? ये चीज क्लियर हुई है? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में भाई, ये चीज क्लियर हो गई भाई? तो भाई इस पूरी थ्योरेटिकल, भाई मैम इतने बड़े बड़े स्टेप्स दिख रहे थे, उतने बड़े बड़े स्टेप्स को आपको याद ही नहीं रखना है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि भाई थ्योरी आपको हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में बहुत ज़्यादा दिखेगी। उस पूरी थ्योरी को बिल्कुल साइड कर दो, क्योंकि उस पूरी थ्योरी को शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स करके आपके सामने एक फ्लो चार्ट के रूप में लाने की जिम्मेदारी मेरी। बिल्कुल टेंशन नहीं लो, पूरे स्लाइड को, इस पूरे सेशन को इस फ्लो चार्ट में ही आपको उतार दिया है मैंने। इस फ्लो चार्ट को दिमाग में सेट करना है, इन पॉइंट्स को नहीं। इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट को अपने माइंड में सेट कीजिए और आपका ये सेशन एक सक्सेसफुल सेशन है आपके लिए। बिल्कुल फोकस तरीके से पढ़ा है, ये बात मैं मान लूंगी। क्लियर हुआ? चलो भाई आ जाओ, तो एक बहुत क्विक सा हम इसको रीड दे देते हैं। चार्ट टाइप स्टेप 1 ऑफ चार्ट विजार्ड। नाउ द चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन्स अप। ठीक है, इन द चार्ट विजार्ड आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप चार्ट टाइप को चूज करने वाले हो। क्या चूज करने वाले हो? आप चार्ट टाइप को चूज करने वाले हो। सेलेक्ट द डिजायर्ड। क्या सेलेक्ट करना है? आप सेलेक्ट करेंगे आपको जिस भी तरीके का चार्ट चाहिए, चाहे वो कॉलम चार्ट हो, चाहे बार चार्ट हो, चाहे लाइन चार्ट हो। देखा था चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं चार्ट टाइप्स के। आप जिस भी चार्ट में चाहें उस टाइप में या उस चार्ट में आप अपने सिलेक्टेड सेल्स की डेटा वैल्यूज को रिप्रेजेंट करा सकते हो। आइए, आफ्टर सिलेक्टिंग द डिजायर्ड चार्ट टाइप, आपने एक बार अपनी पसंद का चार्ट टाइप चूज कर लिया। प्लस सिंपल, केवल और केवल चार्ट टाइप ही नहीं भाई, आप चूज करेंगे सब टाइप भी। कर रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है? नॉर्मल। ये बात हम सब जानते हैं।
भाई अगर सब टाइप आपने कोई भी अपनी मर्जी का चूज नहीं किया है, कॉलम चार्ट जो हमने चूज किया था तो उसके साथ साथ बहुत सारे सब टाइप्स आए थे। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल वाला जो था कि एक नॉर्मल सा कॉलम चार्ट ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट तरीके से सिलेक्टेड रहता है। तो भाई आप चूज करोगे अपना डिजायर्ड, आप चूज करोगे अपना डिजायर्ड चार्ट टाइप। भाई कौन सा टाइप, कौन सा चार्ट, डिजायर्ड चार्ट टाइप अलोंग विद द सब टाइप। अब वो एक नॉर्मल भी हो सकता है, एक स्टैक्ड भी हो सकता है। आप इनको चूज कीजिए और आपने अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ चार्ट टाइप आपने सेट किया है, अभी डेटा रेंजेस और भी बहुत सारी कैटेगरीज बाकी हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई आप इस चीज को करने के बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। भाई अभी ओके पे क्लिक नहीं करना है, अभी नेक्स्ट पे जाएंगे भाई। तो भैया नेक्स्ट पे जाना है, जाएंगे, कर बिल्कुल जाएंगे भाई। इससे पहले कि हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं, आप इस पूरे फ्लो चार्ट को एक बार देख लो, ध्यान से देखो। मैं फ्रेम से हट जाती हूं, मैं बिल्कुल फ्रेम से हट जाती हूं। आप देखिए इस फ्लो चार्ट को, 1 मिनट का मैं आपको टाइम देती हूं और इस पूरे फ्लो चार्ट में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट आ रहा है बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए देखिए इसको, देखिए। हाँ जी भाई, तो देख लिया है फ्लो चार्ट को। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट पे जाएं, इस नेक्स्ट वाली चीज पे क्लिक करें जो हमारे चार्ट विजार्ड पे मिलेगा हमको। आपको ये चीज कंफर्म होना चाहिए कि आपको ये चीज समझ आई है कि नहीं आई है, चार्ट टाइप समझ आया है कि नहीं आया है भाई। तो इस फ्लो चार्ट को अच्छे से अपने अंदर उतारने के बाद एक बार जाते जाते इस चार्ट विजार्ड को एक बार और देखते जाइए। भाई चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स, चार्ट टाइप हमने चूज किया, कॉलम चूज किया, कॉलम के बहुत सारे सब टाइप्स थे, इनमें से मुझे जो चाहिए वो वाला सब टाइप मैं चूज करूंगी। और अगर मैं इस कॉलम चार्ट को 3D लुक देना चाहती हूं तो मैं इस 3D लुक चेक बॉक्स पे इसको चेक करूंगी। अभी ये अनचेक्ड था, अब मैंने इसको चेक कर दिया है। चेक करने के बाद आप ये 3D लुक कितनी भी तरीकों से दे सकते हो, सिंपल भी है और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको मिलेंगे इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद। किसके बाद, इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद। और आप अपने पर्टिकुलर कॉलम चार्ट में दे सकते हो बहुत सारे शेप्स। तो भाई इंतजार करना अब नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल्स। जी हाँ, कॉलम चार्ट हम एसी पर्टिकुलर चार्ट विजार्ड को देख के मैं आपके सामने कॉलम चार्ट लेके आऊंगी और वो कॉलम चार्ट अब एक नॉर्मल कॉलम चार्ट नहीं होगा। जी हाँ, वो कॉलम चार्ट मैं डिजाइन करने वाली हूं इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से। तो भाई अब इंतजार रहेगा नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट सेशन का, क्योंकि मैं चाहती हूं कि चार्ट्स इतनी अच्छी तरीके से आपके अंदर घुल जाए ना कि एग्जामिनेशन में जब चार्ट का क्वेश्चन आए तो बिना किसी डर के आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बोलेंगे भाई चार्ट का क्वेश्चन है, अरे ये तो हम अभी कर देंगे बैठे बैठे। क्यों घबरा रहे हो चार्ट को देख के, चाहे अगर पाई चार्ट आ जाए या फिर आपका बार चार्ट आ जाए। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई इसी के साथ साथ मैं एंड कर रही हूं आज का सेशन यही, लेकिन ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है भाई, ये तो सिर्फ एक टीजर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो भाई पिक्चर जब बाकी है तो उस पूरी पिक्चर को देखने के लिए mangerbrains.com पे तो जाना ही पड़ेगा। mangerbrains.com पे जाइए, ये सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। कौन कौन से कोर्सेज हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीओएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भाई। सीबीएसई हिंदी मीडियम में कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की तो जगह जगह आपको बहुत से इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड को कोई हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हो, अगर कहीं मिल रहा हो तो बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीबीएसई बोर्ड में हिंदी मीडियम लेके चलता हो। तो भाई हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और न जाने कितने ही ऐसे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिलेंगे सिर्फ एक यूआरएल पे www.mangerbrains.com, जो कि आप सब जानते हैं, मुझे यकीन है बल्कि पूरा विश्वास है कि mangerbrains.com जो वेबसाइट है उसको आपने बहुत बार विजिट किया होगा। तो भाई जब बहुत बार विजिट किया है ना तो इन कोर्सेज को भी विजिट कर लो ना और चूज कर लो द राइट कोर्स फॉर यू। और इतना ही नहीं है, हम आपके लिए लेके आते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। भाई हर सब्जेक्ट की ई बुक यही मिलेगी, चाहे क्लास केजी हो चाहे क्लास 12 हो, भाई पूरा स्कूल यहीं आ चुका है। क्यों मार्केट जाना है, क्यों एक्सटर्नल साइट पे जाके बुक्स की प्राइसेस को टैली करना है। आपका अपना मैंगरब्रेन्स है, हम आपके लिए लेके आए हैं ई बुक्स भी, चाहे क्लास केजी हो चाहे क्लास 12 और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबकी ई बुक यहाँ मिल जाएगी। हर चैप्टर के, हर टॉपिक के ई नोट्स भी यहाँ मिल रहे हैं।
मैं आपसे नहीं कहती कि आप पूरा पूरा बुक पढ़ो, पूरी बुक पढ़ाने के पक्ष में हम भी नहीं हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपके समझ के हिसाब से और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे आपको नोट्स फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको प्रेस करने पे मिल जाएंगे। तो फटाफट से जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रेस कीजिए उन लिंक्स को जो डायरेक्टली आपको जंप कराता है कहाँ, mangerbrains.com के उस वेब पेज पे जहां पे आपको मिलेंगे ये सारे के सारे बच्चे। भाई इनमें से एक बनना चाहते हो? अब मैम ये हैं कौन? भाई ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ मैंगरब्रेन से फ्री एजुकेशन पाके बहुत ही अमेजिंग कलर से स्कोर किया है अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड नॉर्मल एग्जामिनेशंस में। तो अगर आप बनना चाहते हैं इनमें से एक, तो आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। पहला, सब्सक्राइब कीजिए मैंगरब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, क्योंकि वो करना तो बनता है। इतने सारे एफर्ट्स हम आपके लिए डाल रहे हैं, एक एफर्ट आपकी तरफ से भी तो हो जाए। क्या करना है? सिर्फ बेल आइकॉन को क्लिक ही तो करना है, ना ही टाइम खोटी होगा और ना ही कोई कॉस्ट लगेगी। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और क्लिक कीजिए ऑल पे, ताकि एक भी क्वालिटी कंटेंट आपसे ना छूटे। बनिए इस मैंगरब्रेन्स की अमेजिंग फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल सा पार्ट। और भाई लाइक करते जाओ इस वीडियो को और बताओ कमेंट सेक्शन में जाके कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा है। क्योंकि इस वीडियो के आगे जो वीडियो आने वाली है वो पूरी इस वीडियो पे बेस्ड है। भाई इस वीडियो को देखो अच्छे से, एक बार नहीं 10 बार देखना है। देखो कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ अगर इस पूरे एंटायर सेशन में या प्रीवियस सेशंस में से किसी भी सेशन में आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि आपका हर एक डाउट मेरे और मैंगरब्रेन्स की प्रायोरिटी है। तो भैया लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो करना ही है। और भाई जाते जाते शेयर करना मत भूलना, 'cause शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं धमाकेदार नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड।